तो सर जैसे कि अपने बात करें, आज अपना आंदोलन स्टार्ट 17 जून 2022 से जी, अगर अपने पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे के आपके क्या कदम रहेंगे? निश्चित रूप से जो संपूर्ण राजस्थान के प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो सभी सहकार बंधु जो भाई आज निर्णय लेंगे, उस पर सर्वोपरि वो निर्णय सभी को सर्वमान्य होगा और उसके लिए अंतिम क्षणों तक, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान प्रदेश के सहकार बंधु निश्चित डटे रहेंगे। जी, जैसे कि सर राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्थापक आए हुए हैं और काफी किसी कारणवश से नहीं आए, तो वो भी आज आपको देख रहे हैं लाइव कवरेज के माध्यम से, तो क्या कहना चाहोगे उनसे? निश्चित रूप से मेरा तो पुनः विनम्र निवेदन ये रहेगा कि आज जिन हितों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के आज जो संपूर्ण राजस्थान के लिए जो धरने का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें निश्चित रूप से अपनी अपनी उपस्थिति, अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। जी, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ का पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में इस संगठन के साथ हूँ। भाई कुलदीप जी के नेतृत्व में हमारे साथियों का ये आंदोलन गत 1 अप्रैल से निरंतर चल रहा है। राजस्थान के लगभग ज़िले इस आंदोलन में शामिल हैं। हमारी मुख्यतः मांगे सरकार से यह है कि एक तो हमारे साथियों का नियोक्ता निर्धारण हो। दूसरी स्थिति यह है कि हमारे जो साथी लग रहे हैं 2010 से स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद में कोई स्क्रीनिंग हुई नहीं, तो हमारे जो युवा साथी हैं उनकी स्क्रीनिंग हो और उनको स्थायी किया जाए। सोसाइटियों में पद रिक्त भी चल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको स्थायी कर दिया जाए स्क्रीनिंग के माध्यम से। तीसरी मांग हमारी यह है कि वर्तमान में ये जो हालात चल रहे हैं, उस स्थिति में यह हो गया कि सहकारी समिति के जो फंड्स हैं उन पर सारी तरह से बैंक का एकाधिकार हो गया और सोसाइटी में फंड्स की कमी हो गई। आज हमारे साथियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। हालात यह है कि मजबूरी बस हमारे कई साथियों ने आत्महत्या तक के कदम उठाने पड़े। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। तो इन सब बातों को लेकर हमारे पूरे राजस्थान के साथी हम आंदोलन पर हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ शहीद स्मारक पर पूरे राजस्थान के साथी एकत्रित हैं और इस धरने में हम बैठे हैं। और हमारी सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले हमारे युवा साथियों का स्क्रीनिंग का दरवाज़ा खोला जाए, इसके साथ ही नियोक्ता निर्धारण का कार्य किया जाए और सहकारी में ऐसी फंड्स की व्यवस्था की जाए, या तो सरकार अनुदान दे और या फिर हमारा 2% जो 3% 4% ब्याज सरकार से आता है, उस पर सबसे पहले बैंक जो है अपना एकाधिकार जमा लेता है। क्यों नहीं उसमें हमारा 2% का हिस्सा हमारी सहकारी के बचत खाते में डाला जाए, ताकि उससे हम हमारा वेतन ले सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये हमारे साथी जो हैं, हम लोग जो हैं सहकारिता के चुनाव प्रस्तावित है और एक सरकार के सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित कर देंगे, चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप जी, आप विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? जैसा कि विगत 1 अप्रैल से संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर चल रहा है, उसी के निमित्त आज संपूर्ण राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को आज शहीद स्मारक जयपुर में उपस्थिति के लिए आह्वान किया गया था प्रदेश नेतृत्व द्वारा। और आज उसी चीज़ के लिए हम लोग जो एक दिवसीय अभी वर्तमान में जो धरने का जो आयोजन निमित्त रखा गया है, उसमें सारे विचारोपरांत किस प्रकार की स्थितियाँ रहती है, उन सब के जरिए आज निर्णय लिया जाएगा कि आगामी हम लोगों को क्या करना है। और आगामी रूपरेखा के माध्यम से जो नियोक्ता निर्धारण और स्क्रीनिंग और वेतन विसंगतियों को लेकर के जो आज संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार चल रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ तक अगर राजस्थान सरकार और सहकारिता विभाग इन विषयों पर संज्ञान नहीं ले लेती, वहाँ तक निश्चित रूप से बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा। तो कटारा जी, आप अपना परिचय के साथ में पहले। मैं ठीकेंद्र कटारा, नवीन प्रदेश कार्यकारिणी का महामंत्री। मैं सबसे पहले तो अपने सहकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज 1/4 से और 30 आज लगभग 17 जून हो गई, तो 86-87 दिन से हमारे आंदोलन पर डटे हुए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर ये सरकार हमारी नहीं मानती है तो आज जयपुर आए हैं और संभव हुआ तो हम दिल्ली भी जाएंगे और ये सरकार से किसी भी कीमत में हम अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। सरकार चाहे कितना भी जोर लगा ले, और ये हमारे सहकार साथी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी मैं हमारे पूरे राजस्थान के युवा साथियों से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी की एक मांग है
नियोक्ता निर्धारण और शेष बचे साथियों की स्क्रीनिंग। इसलिए अपने सारे मनभेद भुला के एक जाजम पे आएँ और सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करें। आज हमारे व्यवस्थापक भाई भरतपुर से 2 भाइयों ने 6 महीने के भीतर आत्महत्या की है, एक ने लेटेस्ट 15 दिन पहले की है। हमारे भरतपुर में भारी रोष है। भरतपुर से आज कम से कम 250 की संख्या में यहाँ संख्या आई हुई है और ये खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ सरकार से लेकर ही जाएंगे। ये हमारा सरकार को खुली चेतावनी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कोई साथी? मैं चौधरी मेहताब सिंह, हाँ जी, संयोजक। आप हमारे संगठन के संरक्षक हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। मैं चौधरी मेहताब सिंह, संयोजक सहकार एसोसिएशन। ठीक है। ये सहकारिता की एक विडंबना है, क्योंकि स्पाइनल मैनेजर जो है इस आंदोलन का स्पाइनल कोड है, और विशेषकर हम देखें तो एग्रीकल्चर साइड को डेवलप करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उस भूमिका को निर्वहन करने में सोसाइटीज़ के मैनेजर ने जो क्रेडिट इनका बिजनेस है उसमें अहम भूमिका निभाई। चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट्स का मामला हो, फर्टिलाइजर सीड्स का मामला हो, सब में इन लोगों ने काम किया है। आज हमारे व्यवस्थापक, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जब इनकी नियुक्तियाँ हुई थी, तब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे, लोग घर बैठे हैं, आज उनको 10 रुपये पेंशन नहीं मिल रही साहब। हाँ। और आज एक चपड़ासी पेंशन 60,000 रुपये पेंशन लेता है, एक सिपाही की पेंशन 60,000 है। हमारे साथियों को मिल क्या रहा है? तो ये इनके साथ में बहुत बड़े, मतलब युवा शक्ति के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम अब ये चाहते हैं, क्योंकि मैं डबल साइड से आता हूँ कि इधर व्यवस्थापक साइड है, दूसरी साइड पदाधिकारियों की है, तो मैं दोनों साइड डील करता हूँ। अब ये सवाल ये है कि एक नई समस्या खड़ी हो रही है, और जो हम इन लोगों के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं कि इन्होंने बीमा के नाम पर जो अभी ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं, वो बीमा के नाम पर बहुत बड़ी लूट कर दी है। तो हम उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे, और हम सरकार से ये कह रहे हैं कि इनकी वाजिब मांगे मान लें, अदरवाइज हम दूसरा सिस्टम भी जानते हैं, उसके बारे में विशेष रूप से आज चर्चा कर ही देता हूँ, नहीं करना चाहता। या तो ये सरकार मान लेती है हमारी बातें, अदरवाइज इनके पास क्या रजिस्ट्रेशन तो है, हम इंटरनल व्यवस्था चालू कर देंगे साहब। मेरी अंतरिम व्यवस्था को आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास बैंकों का पैसा है, पैसा हमने मेंबर्स को दे रखा है, हमारे इनका रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास में, हमारी बातें नहीं मानेंगे तो इनके रजिस्ट्रेशन पर लगा के रखो। हम इंटरनल व्यवस्था चालू कर देंगे, हमारे व्यवस्थापक लोन वसूल करेंगे, उनको बांट देंगे, ये सरकार देखती रह जाएगी। तो इस सरकार को समझ लेना चाहिए, सरकार के लिए गले की फांस बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो सरकार से अपील ही करना बनता है। नहीं, सरकार से तो अपील ही करते हैं, सरकार से अब झगड़ा नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार के अगर समझ में नहीं आए तो सरकार को समझ लेना चाहिए 1.5 साल बाद में क्या होने जा रहा है। और मैं मेरे साथियों से अपील कर देना चाहता हूँ कि इसका सही सॉल्यूशन मीटिंग बैठ के करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में जो ये है कि प्रत्येक सोसाइटी का जो हमारा सीईओ है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसकी ड्यूटी है कि वो निश्चित तय कर ले कि अब की बार बोर्ड बनेगा, उसमें चेयरमैन मेरा बनेगा सोसाइटी का। जिस ब्रांच, चाहे वो इटावा ब्रांच की हो, चाहे वो लोन कंसल्ट ब्रांच हो, चाहे हनुमानगढ़ की कोई ब्रांच हो, या प्रतापगढ़ की कोई ब्रांच हो, या झुंझुनू की कोई ब्रांच हो, जहाँ कहीं भी उनका जो एरिया डिवाइड किया गया है उसमें डायरेक्टर जो व्यवस्थापक की बात रखता है वो बनना चाहिए। और चेयरमैन बैंक का सीसीबी, कोई भी हमारी 29 सीसीबी में चेयरमैन हमारे बनने चाहिए। आज ये बीमारी जो चलती है, अपेक्स बैंक की दादागिरी चल रही है। हम चाहते हैं कि अपेक्स बैंक में व्यवस्थापक जो चाहता है, 8 एसपीडी का व्यवस्थापक जो चाहता है, वो उसका आदमी क्या बनना चाहिए? अपेक्स बैंक का चेयरमैन बनना चाहिए। यहाँ तक हमारी लीला तो ये रहेगी कि हम ये कार्य करेंगे। दूसरा, हम एक जो भी ये जनप्रतिनिधि 2023 में चुनाव के लिए आएंगे तो हम इनसे एक संकल्प पत्र भरवाएंगे, एक वचन पत्र भरवाएंगे कि आप हमारी बात को विधानसभा में पास करोगे कि नहीं। वो किसी सोसाइटी में जाता है, उस मीटिंग तो करेंगे, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, मीटिंग तो करेंगे, उसमें हम उनसे एक वचन पत्र भरवाएंगे कि बोलो भैया कि व्यवस्थापक की जायज़ मांगे हैं कि मानोगे कि नहीं मानोगे। तो ये सारी बातें हैं, हालांकि बहुत सारी कहने को है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक लगे हुए हैं ना, इनकी स्थिति बहुत बदतर हो गई है, क्योंकि 90% ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वेतन लेने के लिए कोई फंड नहीं है। बाकी 10% ऐसी समितियां उनके पास फंड हैं। तो इन लोगों के आज ऐसे हालात हो गए कि उनके बच्चों को पालने के लिए, फीस देने के लिए और भी खर्चे उनके लिए कुछ भी नहीं है, और सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जबकि कार्य सरकार और बैंक दोनों का है। ग्राम सेवा सहकारी समिति सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, सरकार का सारा कार्यक्रम है, सारे काम सरकार के ही चलते हैं। बाकी लोन वो वेतन देने के लिए सरकार कह देती है कि हमारे कर्मचारी नहीं, बैंक कह देती है हमारे कर्मचारी नहीं। कैडर को करीब 2-2.5 साल हो गए और वो घूम रहा है वित्त विभाग, सहकारिता विभाग, समझ में नहीं आता वो कैसा कैडर है और कब लागू होगा। सरकार क्यों नहीं चाहती उस कैडर को लागू करना? इनको अनुदान देके इनको कम से कम वेतन तो मिले,
मेरा कहना तो है कि ये जो बेचारे आज जो 76 साल के करीब देश को आज़ाद हुए हो गई, ये आज गुलामी का जीवन जी रहे हैं। गुलामी है, बैंक की गुलामी है। बैंक कह देता है वो करना पड़ता है इनको ज़बरदस्ती, और नहीं करते तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और करते कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, क्योंकि ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हैं। इन पर किसका होल्ड है? बोर्ड का होल्ड है, सारा काम बोर्ड का है। फिर भी इनको धमकी दे करके वो काम करवाते रहते हैं। तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, वे काम करते रहो बैंक। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बहुत बड़ी विडंबना है कि देश आज़ाद के बाद का ये डिपार्टमेंट है और आज तक इसका नियोक्ता निर्धारण तो लेके सैलरी लेने तक में भी दिक्कत आ रही है। और अपना वो सिस्टम बना हुआ है, वो क्या है, कैडर का, वो लागू नहीं किया जा रहा, ना ही अनुदान दिया जा रहा। सरकार हर विभाग को अनुदान देती है, हर सिस्टम को चलाती है, इसको क्यों नहीं चलाना चाहती, जबकि कृषक पे ये पूरी सरकार डिपेंड करती है। अगर इनको बोर्ड की जरूरत पड़ती है तो ऋण माफ़ कर देते हैं। ब्याज निर्धारित सोसाइटी पे नहीं है, सोसाइटी को अधिकार होना चाहिए ब्याज निर्धारण करने का। जब वो स्वतंत्र है तो गवर्नमेंट ब्याज निर्धारण करती है, गवर्नमेंट ब्याज का अनुदान देती है, गवर्नमेंट जो कुछ करती है गवर्नमेंट करती है। और काम करने को कह देते हैं कि व्यवस्था का हमारा कोई काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? सारे काम करते हैं ना व्यवस्थापक। गवर्नमेंट बनती है तो किसानों से बनती है, किसानों को ऋण माफ करते हैं, सारी सुविधाएं 0% ब्याज का लाभ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है काम कराने के लिए तो सब हैं, लेकिन कराने के लिए व्यवस्थापक है, और जब वेतन की बात आए तो तुम हमारे नहीं हो। ये है सिस्टम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जागना चाहिए, समझना चाहिए। ये मूवमेंट आज से नहीं है, देश आज़ाद हुआ उससे पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, अन्यथा सरकार भी डप हो जाएगी इसके पीछे। ये पक्की बात है। ये सारा मूवमेंट किसानों का मूवमेंट है। एक एक किसान, हर घर के किसान ग्राम सेवा सहकारी से जुड़ा हुआ है। अभी इनको आभास नहीं है, पता नहीं हमारे व्यवस्थापकों में कुछ कमजोरियां हैं या कुछ सिस्टम ऐसा है नहीं, इनको पता चल जाए। वोट लेने तो वहीं जाते हैं, और वोट लेने जाते हैं तो हर किसान प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य है और उससे लेन देन करता है। सारा सिस्टम सरकार का करता है और बैंक का करता है। मेरा कहना तो है सरकार को अनुदान दे करके, कैडर को लागू करके और सभी को वेतन की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार हैं आपका डॉक्टर साहब। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा तो यही कहना है, जैसा भाई साहब ने और सबने अभी बताया। मेरा जसवंत सिंह राणावत, प्रदेश संगठन मंत्री, राजस्थान कर्मचारी सहकारी संघ, जयपुर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो वाजिब मांगे हैं साथियों की, सभी डिपार्टमेंट की मांगे हैं, जो छोटी मोटी मांग होती है वो भी उनकी भी पूर्ति की जा रही है। जबकि हम लगातार हमारी मांगों के लिए 30 वर्ष से इसका संघर्ष कर रहे हैं। कई साथी हमारे रिटायरमेंट हो गए, कई होने वाले हैं, कईयों का भविष्य अभी जो उजागर होने वाला है, तो वो भी अदर जुल्म में पड़ा हुआ है। जब तक नियोक्ता निर्धारण किया जाना चाहिए। और जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि बैंक हमारे ऊपर सारे काम थोप देती है, और जब हमको मानती समिति का है तो आप हमारे को काम थोप देते हो, तो ये कुछ कमजोरी हमारी भी है। तो अब हमें या तो सरकार दे, नहीं तो हम छीनेंगे। ये भी हमारे हम सब साथियों का अब आक्रोश है, तो कब तक हम सहन करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई और साथी? और कौन साथी ना परिचय? राजकुमार सम्मान, मानगढ़ से, प्रदेश संयोजक राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ, जयपुर। मेरी तो सरकार से और साथियों से यही बार बार मांग है, अभी कई सालों से यही मांग चल रही है कैडर नियोक्ता निर्धारण की। आज तक सरकार ने नियोक्ता निर्धारण नहीं किया, कमेटियों के अलावा कुछ हुआ नहीं है। कमेटी बना के फाइल भी विभाग में भेज दी, वहाँ प्रक्रिया में पड़ी है। अभी तक विभाग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है भी वो कैडर बने। विभाग बार बार ये कह रहा है कि हम वेतन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। अपेक्स बैंक है, सीसीबी बैंक है, आपको स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। आप तो सरकार सीएम से सीधी लड़ाई लड़ो, जिससे आपका कोई नियोक्ता निर्धारण हो सके या कोई सरकार को दे सके। जब तक आप सीएम से सीधी लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक आपका कोई कैडर निर्धारण नहीं होगा, ना कोई राज्य कर्मचारी बनाएगा, ना कोई बैंक कर्मचारी बनाएंगे। इसलिए अपने साथियों सबसे ज़्यादा मेरा यही निवेदन है कि अपने एकजुट होकर पूरे राजस्थान में एक रूपता के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके अपने नियोक्ता निर्धारण होगा। मतलब अपने जिस हिसाब से एकता अच्छी दिखाएंगे तो अपने जल्दी नियोक्ता निर्धारण हो जाएगा। लेकिन सरकार भी चाहती है, अधिकारी भी चाहते हैं, अपने विभाग के एमडीज भी चाहते हैं भी इनका नियोक्ता निर्धारण हो, क्योंकि हम अपने लोग इनसे काम लेते हैं। लेकिन अब सरकार की मंशा डिपार्टमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेक्रेटरी को गुमराह कर देते हैं। उसमें क्या है कि गुमराह करने वाले भी अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारी होते हैं। वो गुमराह इसलिए कर देते हैं भी इनकी सोसाइटियाँ खुली नहीं रहती, ये काम नहीं करते हैं, ये 6 घंटे भी काम नहीं करते हैं, लोन के अलावा काम नहीं करते। अरे भी लोन के अलावा क्यों काम नहीं करते? सारा काम सरकार पीडीएस का काम कर रही है,
नरेगा का काम कर रहे हैं और खाद बीज का काम कर रहे हैं, जो ओलावृष्टि मुआवजा वो ये वितरण कर रहे हैं, ऋण वितरण का भी काम किया है। सरकार का ऋण माफी की कितनी महत्वपूर्ण योजना को सफल की है, उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही, भी सरकार का काम नहीं कर रही व्यवस्था। अब सरकार सोचे इसके बारे में तो अपना कल्याण होगा, नहीं इस तरह अपने नौकरी करते रहे 80% व्यवस्थापक की हालत बहुत ज़्यादा माड़ी होगी, क्योंकि अब सरकार की ऐसी नीति है कि नई सोसाइटियां बना रही है, मूल सोसाइटियों में वेतन नहीं निकल रहा, उस मूल सोसाइटी के भी 2 टुकड़े हो रहे हैं। अब बताओ वेतन कहाँ से निकलेगा भाई? आप 4000 सोसाइटियां नई और बनाने की सरकार ने घोषणा कर दी, अब तो वेतन 7000 में नहीं निकल रहा, तो 4000 में से और अपने कर्मचारी रखेंगे, वो वेतन कहाँ से ले लेंगे? ये सरकार पीडीएस पूरे राजस्थान में क्यों नहीं दे रही? सभी को पीडीएस का काम देवे। सरकार अपनी ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे कि इनका वेतन निकल सके, इनकी भरपाई हो सके, लेकिन सरकार की मंशा है नहीं है खुद कमाओ खुद खाओ, चाहे पानी की बोतल बेचो चाहे कुछ भी बेचो, इनकी मंशा तो यही है। बाकी मतलब ये भाई एकता में ही अपना सब कुछ है, और पूरे राजस्थान में जिले एक रहो और हड़ताल पूरी ढंग से संघर्ष से करें, काम सरकार का रोकेंगे तभी अपने सफल होंगे। जय हिंद जय सरकार। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब तक पूरा राजस्थान एक नहीं होगा, हाँ, तब तक अपना काम नहीं होगा। नहीं। तो सबसे पहले होना है एकजुट। हाँ। एकजुट होना बहुत जरूरी है। हाँ। संघर्ष करेंगे। हाँ। दूसरी, अब सरकार बार बार कह रही है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अरे भाई स्क्रीनिंग तो कर दोगे, वेतन कहाँ से नहीं मिलेगा? स्क्रीनिंग करने के बाद में वेतन कहाँ से मिलेगा भाई? अभी ये तो स्क्रीनिंग का अपना बहाना ले रहे हैं, भी समिति का कर्मचारी मान रहे हैं, सरकार खुद कह रही है नियुक्ता समिति है, बार बार ये कह रही, तो आप स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं? फिर आपका लेना देना क्या है? जब नियुक्ता समिति है तो फिर आपको ये स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, और स्क्रीनिंग करके आप सरकार वाई लूटने चाहिए, हमने इतने कर्मचारी स्थायी कर दिए, लेकिन उनको वेतन कौन देगा? वेतन की व्यवस्था है ही नहीं है, ग्रेड कहाँ से लेगा वो? अब मैं तो भाई 2007 से इस संगठन में भाग ले रहा हूँ, नंदलाल जी के साथ में फिर रहा हूँ, इनको ध्यान है, और अभी भी मैं वही दौड़ में लगा हूँ। अब ये ग्रेड दे दिया, 5220 2 से पहले दुआया, नंदलाल जी ने दुआया, उसके बाद में 7वां वेतन आयोग दे दिया। अरे वो वेतन लेगा कहाँ से जब 80% सोसाइटी वाइबल ही नहीं है? वेतन कहाँ से आएगा? अब कह रही है हमारी सरकार कह रही है बार बार, हमारे हिसाब से एक कर्मचारी की नौकरी है, व्यवस्थापक की नौकरी सरकार मानती है, बाकी जो आप रखते हो, सहायक रखते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर रखते हो, सेल्समैन रखते हो, ये आप रखते हो, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्क्रीनिंग करने क्यों मांग कर रहे हो? हम तो एक व्यवस्था की स्क्रीनिंग करेंगे जो कि डी फैक्टो के रूप में आता है, जहाँ पद खाली है वो सहायक लगा हुआ है, वो उसका 3 साल से मतलब ऑडिट में नाम चल रहा है, लेन देन कर रहा है, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। बाकी का आप तो हमारे आप कर्मचारी हो ही नहीं हो, तो मैं आप दोनों पासे क्यों चल रहे हो? इधर तो कह रहे नियुक्ता समिति है, इधर आप कह रहे हो हम एक व्यवस्था की स्क्रीनिंग करेंगे, व्यवस्था का हमारा कर्मचारी है, तो आप मतलब हम लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? तो सरकार भी क्या अपने लोगों को गुमराह करके प्रस्ताव लेके काम कर रही है, टटोर रही है। आपको पता स्क्रीनिंग हो तब क्या होगा? आपको पता क्या होगा? वाई लूट रही है और कुछ होना नहीं, जाना नहीं, वेतन मिलेगा नहीं, तो स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग से क्या हो जाएगा भाई? अब आपको निकाल कौन रहा है? बिना स्क्रीनिंग कौन निकाल रहा है? कोई नहीं निकाल रहा ना, लेकिन फिर भी अपने सोच रहे हैं कोई अध्यक्ष को बहाना नहीं मिल जाए, कोई और नहीं मिल जाए, वो थोड़ा ये है। और तो वो भी मैंने अभी आज सरकार से बात, मैं साहब नियुक्ता में हमें डर ये है कि कल को चुनाव आ रहे हैं, अध्यक्ष हमारे ऐसे लड़के, नौजवान लड़के आएंगे, क्योंकि नया लोन वही लोग उठा रहे हैं बिना ब्याज का फायदा, और वो लोन ले, वो अध्यक्ष बनेंगे, कोई अपने लड़के को रखेगा, कोई अपने भतीजे को रखेगा, तो हमें नियुक्ता का कम से कम नौकरी तो सुरक्षित करो हमारी। हमें ये नौकरी हमारी सुरक्षित ही नहीं है। आप एक गांव के जमींदार के हाथ में हमारी बागडोर सौंप रखी, कम से कम पढ़ा लिखा अधिकारी के साथ अंडर में हम नौकरी करें तो हमारी नौकरी तो सुरक्षित होगी। उसके तो हाथ पैर पकड़ के फिर भी हम माफी मांग के बढ़ जाएंगे। और गांव का तो ये सोचा इसको तो मैं देखना ही नहीं चाहता, इसको तो मैं रखना ही नहीं चाहता, ये तो मेरे सामने ही नहीं आए, तो बताओ हमारी नौकरी सुरक्षित कहाँ है? तो सरकार को सब पता है, लेकिन अब वही बात, संगठन में एकता होगी तो सब कुछ होगा। नहीं भाई, मतलब आप यही कहना चाहते हो कि संगठन में एकता बनाओ? हाँ, एकता बनाओ तो सब कुछ होगा। अब ये सामने कोरोना वाले बैठ रहे हैं, 78वां दिन है उनका भाई, मैं अभी पूछ के आया हूँ, 78वां दिन है उनका,
वो लेडीज भी बैठी हुई है, बच्चों समेत बैठी हुई है। जब वो लड़ाई लड़ सकते हैं तो यार अपने तो 7,000 किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के लड़के हैं, तो अपने तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने क्या है, भी कोई एमडी का फोन आ गया, कोई ब्रांच मैनेजर का फोन आ गया, कोई एलएस का फोन आ गया। अरे जब वेतन ही नहीं मिला फिर भी अपने उनका काम कर रहे हैं, मतलब क्या है? जबकि आपको पता है भी हमारा नियुक्ता अध्यक्ष है। अब कोई कह रहे हैं कि 15 दिनों के बाद में एमडी सस्पेंड कर सकता है, अध्यक्ष सस्पेंड नहीं करे तो 15 दिन बाद में एमडी सस्पेंड कर सकता है। और जब एमडी सस्पेंड कर दे तो कोर्ट में चले जाओ, अध्यक्ष के आधार पर आपको स्टे मिल जाएगा। जब नियुक्त ही अपने को का अपना समिति है तो एमडी सस्पेंड करने वाला कौन है? लेकिन अपने कोर्ट में जाते नहीं है, अपने एमडी सस्पेंड कर दिया घर बैठ जाते हैं, फिर उसकी लल्ला चौपड़ी करते हैं, फिर वो उधर अध्यक्ष भी अपने टांग खींचता है, इधर वो भी खींचता है, अध्यक्ष को गुमराह कर देते हैं, अपनी नौकरी अनसिक्योर हो जाती है। तो मेरी भाई सभी से यही निवेदन है, संगठन में एकता लाओ और फिर अपने मजबूत बनेंगे। सरकार एलएस के पद खत्म कर दिए, आपको ध्यान होगा, एलएस के पद खत्म कर दिए। जब एलएस अपने 100% अपने व्यवस्था से एलएस बनते थे और उसमें अपने एईओ तक रिटायर होते थे, अब वो खत्म कर दिया। अब वो खत्म करने का अपने 20% वो बाबू को वो दिया है, 20% व्यवस्थाओं से बाबू बनाए जाएंगे, वो भी ग्रेजुएशन वाले। हाँ, वो भी ग्रेजुएशन वाले, उसमें भी कंप्यूटर होना चाहिए है। तो अब बताओ वो पेपर तैयारी करेगा, वो बाद में फिर बाबू बनेगा है? और उसमें मतलब आपको बताओ एक 100% एक 20% पर रख दिया। एक 100% एलएस बनने थे, आज निरीक्षण कौन कर रहा है? अपना ब्रांच मैनेजर कर रहे हैं, एलएस ये तो है ही नहीं, लगभग खत्म है। अब ब्रांच मैनेजर उन्नीस तरह का क्या नॉलेज है बताओ? वो उठ पटांग लिख देता है, बैलेंस शीट में अंतर है जी, इसमें ये अंतर है जी। वो एलएस को ज्ञान होता था, वो अपने बैठ कर रोकड़ लिखाता था, वो तारीख पूरी कराता था, फिर बाद में निरीक्षण रिपोर्ट देता था। अब तो ब्रांच में घंटा 2 घंटे आते, लाओ बैलेंस शीट लाओ, बैलेंस शीट लाओ, बैलेंस शीट लाओ, वो तो बैंक के खातों को स्टेटमेंट दिखाओ, उसमें थोड़ा बहुत अंतर है तो वो लिख के भेज देता है। नहीं आप खर्चा पानी दे दो तो नहीं लिखेगा। अब ये हाल है। नहीं पहले निरीक्षण का मतलब क्या होता था, भाइयों को पता है, नरनाथ जी को पता है, निरीक्षण का मतलब है एलएस एईओ बैठ के वहाँ सोसाइटी में 2 दिन 3 दिन रोकड़ पूरी करवाता था, बैठ के जो कमी उसको ठीक करवाता था, स्टॉक कम है तो स्टॉक की एंट्री करवाता था, फिर वो वहाँ से उठता था। अब तो जाते लिख देता है आदमी और वो एमडी के पल्ले डाल देता है, वो एमडी अपने को खींचता है। मतलब क्यों ऐसी नौबत क्यों आ रही है? अपने एकता नहीं है, अपने एलएस नहीं है, इसलिए ये एकता आ रही है। तो मैं तो ये सभी भाइयों से यही करता हूँ, जंगम जी निवेदन कर रहा हूँ, एलएस के लिए अपने कोर्ट में जाना चाहिए, सरकार को नोटिस दिलाना चाहिए कि हमारा एलएस के 100% पद थे वो सरकार खत्म कर रही है। ये बहुत पुरानी प्रथा थी, फील्ड स्टाफ था, सरकार उसको खत्म कर रही है, इसलिए एलएस के पद कायम किए जावे। हमें ये 20% 10% लोलूपोप नहीं चाहिए। तो अपने व्यवस्था का भला हो सकेगा। नहीं भाई अपने इनके बैंक वालों की चमचागिरी में रहेंगे। ये है। जय। एक सवाल हो रहा है कि काफी अपने भाई बंधु थे जो व्यवस्थापक थे जिनकी कोरोना के अंदर डेथ हो गई है, तो उनको मुआवजा वगैरह देने की बात की गई थी, तो क्या लगता है अभी तक किसी का मुआवजा वगैरह हो पाया? कोई मुआवजा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अब सरकार ने एक जरूर डाला है, सुनने में आया है, वो तो आदेश होने में पता लगेगा कि अनुकंपा नियुक्ति का उन्होंने आदेश डाला है। कोई व्यवस्था को सेवा नियम में उन्होंने संशोधन करने जा रही है, कर दिया जो भी है वो हो जाए तो चलो भी। जिसकी कोरोना में डेथ हुई है, जिसका लड़का 18 साल से ऊपर है, उसको थोड़ी सी वो क्या रोजगार मिल जाएगा यदि वो उसके घर में पढ़ा लिखा है तो। बाकी कोई मुआवजा कोरोना में कुछ नहीं दिया, न कुछ किसी को कुछ भी नहीं दिया सरकार। जब हमें आश्वासन भी नहीं दिया भाई, कुछ भी नहीं दिया। कोरोना में मरो। अब एक बात फिर याद आ गई, अब भाइयों सभी को पता है वसूली चल रही है, डबल बीमा मार रखा है। अगले साल का बीमा एडवांस ले लिया, 60 साल से कम वाला का बीमा कम है, 60 साल ऊपर बीमा 40 रुपये 1000 के हिसाब से। अब आप देखो अगले साल का बीमा होता है एडवांस, कभी अगले साल का बीमा ले ले। अब वसूली कहाँ से हो जाएगी? अब हमारे जिले में 2% कुकर साहब को पता है 2% लोन बढ़ा के दिया था, अगले साल 2% से वो अगले साल का बीमा कहाँ कवर हो जाएगा? 40-40 रुपये 5-6 हजार रुपये जमींदार से लेने पड़ रहे और जमींदार चीख रहे, जबकि मांग वो जमींदारों की है, बाग वो जमींदारों की है, लेकिन अपना तो लोन कम होगा, वसूली नहीं होगी। समस्या हमारी इसलिए आ रही है, जबकि
लड़ाई उन्होंने जमींदार लड़नी चाहिए, लेकिन हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे भी हमारा लोन कम होगा, हमारी वसूली नहीं होगी, तो हमें फिर वेतन कहाँ से मिलेगा। तो सरकार से ये भी हमने लिखा था, बात करी थी, अब वो देखो उसमें क्या छूट देती है नहीं छूट देती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, एक ये अब अपनी हड़ताल चल रही है, आज तक अपने हड़ताल पर है, अपने सरकार को लिख के देना चाहिए भी ये जो 30 जून की मांग है ये भी बढ़ानी चाहिए, 31/8 करनी चाहिए, क्योंकि और इससे पहले अपने कैडर वाली और स्क्रीनिंग वाली जो भी अपनी मांग है उसके लिए दबाव बनाओ और एकता दिखाओ और आदेश लेके जाओ। जय सरकार, जय। ओके जी, धन्यवाद।